भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए अपॉइंटमेंट से अगर मैं बात करूँ तो अपॉइंटमेंट से एक आध सवाल आपको एग्जाम में देखने को बनता है ना। तो इसलिए इस लिहाज से इंपॉर्टेंट बनता है। आंसर हो जाएगा हीरा लाल सामरिया। ठीक है, तो भारत के मुख्य सूचना आयुक्त पद पर हाल ही में जो नियुक्त हुए हैं उनका नाम है हीरा लाल सामरिया। और किसके स्थान पर इनकी नियुक्ति हुई है? यशवर्धन सिन्हा के स्थान पर ये आए हैं। ठीक है, हर्षवर्धन सिन्हा के स्थान पर इनकी नियुक्ति हुई, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर आगे बढ़ते सवाल पे कि केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना अगर मैं बात करूं, इसकी जो स्थापना होता है 2005 के आरटीआई एक्ट के तहत होता है। ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत इसकी स्थापना होता है, जिसमें कि एक तो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, बाकी 10 सदस्य इसके होते हैं। ठीक है, अधिकतम 10 सदस्य इसमें हो सकते हैं। अगर मैं बात करूँ इसके अपॉइंटमेंट की, अगर मैं बात करूँ इसके अपॉइंटमेंट कैसे होगा? राष्ट्रपति की सिफारिश पर 3 समिति के द्वारा, जिसमें प्रधानमंत्री होंगे, लोकसभा विपक्ष होंगे और कैबिनेट होंगे। और ये अगर मैं पूछ लूँ कि ये क्या वैधानिक संस्था है या संवैधानिक, तो ये कैसी संस्था है? वैधानिक संस्था है, ना कि संवैधानिक संस्था है। तो ये कैसी संस्था आपकी? वैधानिक संस्था। ये भी आप नोट रखिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में के सवाल आपसे बन जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल पे कि चलिए अगर बात हो रही है सूचना आयुक्त के मुख्य सूचना आयुक्त पद पे, तो ये हो गया। और अगर मैं पूछ लूँ कि भारत के पहले मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे, तो वजाहत हबीबुल्लाह। ठीक है, ये भी नाम याद रखिएगा आप लोग। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है आपका कि महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम कौन बनी? ठीक है, महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम है वो है भारत। किसको हराकर? जापान को हराकर। ये भी ध्यान रखिएगा, जापान को हराकर। और अगर मैं पूछ लूँ कि इसमें शुभंकर क्या था? जूही। जूही एक हाथी का नाम है। ठीक है, जो कि बेतला नेशनल पार्क कहाँ पे? झारखंड में। ठीक है, रांची झारखंड का ये है। झारखंड का ये है क्या है आपका? झारखंड का ये बेतला नेशनल पार्क है, जहाँ पे जूही हाथी पाया जाता है। और इसी को ये शुभंकर बनाया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसका जो महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 की जो विजेता टीम है भारत, इसका जो आयोजन हुआ था वो होता है रांची झारखंड में। 7वां संस्करण है, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसके जो कैप्टन थी वो थी सविता पुनिया थी, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। अगर मैं इसमें पूछूँ कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे मिला, तो सलीमा टेटे जो कि झारखंड की, इनको ये मिला। तो महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम रही भारत और जापान को हराकर। अब आइए एक और महत्वपूर्ण सवाल की ओर बढ़ते, जिससे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, वह है आपका 19वां एशियन गेम्स 2022। तो अगर मैं पूछूँ एशियन गेम्स जो हुआ है वो किस क्रम का है, तो ये भी याद रखिएगा 19वें क्रम का है। पहला चीज़ मैं बात कर लूँ कि एशियन गेम्स 2022-23 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन से पदक जीते हैं, तो ये भी याद रखिएगा गोल्ड जीता है। ठीक है, एशियन गेम्स 2022-23 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? गोल्ड जीता है। कबड्डी में अगर मैं कबड्डी में बात करूँ, महिला टीम और पुरुष टीम ने दोनों ने गोल्ड जीता है। क्रिकेट में महिला टीम और पुरुष टीम ने भी क्या किया, इसमें इन्होंने गोल्ड जीता है। तो एशियन गेम्स 2022 से महिला भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? गोल्ड जीता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आता है कि एशियन गेम्स 2022 के समापन कार्यक्रम में ध्वजवाहक कौन थे? पीआर सुरेश थे, ये भी ध्यान रखिएगा, हॉकी के गोलकीपर थे। और अगर मैं पूछ लूँ कि एशियन गेम्स 2022 से इसका उद्घाटन कार्यक्रम, यहाँ पे समापन कार्यक्रम, यहाँ पे उद्घाटन कार्यक्रम है, ध्वजवाहक कौन थे? हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोर्गोहेन। ठीक है, लवलीना बोर्गोहेन, जो कि हरमनप्रीत सिंह कौन है? तो आपके क्या है? हॉकी के। ठीक है, हॉकी के ये क्या आपके कैप्टन है, ये भी ध्यान रखिए, हॉकी टीम के कैप्टन हैं। वहीं ये बॉक्सिंग की खिलाड़ी हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, बॉक्सिंग के खिलाड़ी हैं लवलीना बोर्गोहेन, ये भी आप नाम याद रखिएगा। तो एशियन गेम्स से इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। और पहला कि जो गोल्ड जीता है भारतीय जो पुरुष हॉकी टीम है उसने गोल्ड जीता है। कबड्डी में महिला पुरुष दोनों ने गोल्ड जीता है। क्रिकेट में महिला पुरुष गोल्ड दोनों ने जीता है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि अगर मैं बात करूँ 19वां अगर मैं बात करूँ एशियन गेम की ही बात हो रही है। ठीक है, अभी भी एशियन गेम की जो बात हो रही है उसमें अगर मैं बात करूँ टाइटल स्पॉन्सर कौन था, वो था अमूल था। आयोजन हुआ है हांगझाओ, कहाँ? चाइना में हुआ है। अगर इसमें पूछा जाए भारत का स्थान कौन सा है, तो चौथा स्थान है, जिसमें 28 गोल्ड 38 सिल्वर 41 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 107 मेडल भारत ने जीता है, जिसमें कि पहले स्थान पर चाइना है, दूसरे पे जापान है और तीसरे पे साउथ कोरिया है। तो ये चौथा स्थान है एशियन आपका 19वां एशियन गेम में। अगर आपको इसमें पूछ लिया पारा एशियन, ठीक है, पारा एशियन गेम पैरा एशियन गेम अगर पूछे तो इसमें भारत का स्थान है 5वां, याद रखिएगा, जहाँ पे 29 गोल्ड के साथ इन्होंने जीता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि न्यूजीलैंड के जो नए प्रधानमंत्री वो बने हैं वो कौन है, वो उनका नाम है क्रिस्टोफर लैक्सन है, ये भी ध्यान रखिएगा। सिंगापुर के प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है?
सन मुगरत्ना, ठीक है, सन मुगरत्ना, ये भी नाम याद रखिएगा। और इटली के प्रधानमंत्री कौन है? जॉर्जिया मेलोनी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। इटली के प्रधानमंत्री कौन है? जॉर्जिया मेलोनी है। और इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में? बेंजामिन नेतन्याहू। तो इटली वाला और इजराइल वाला दोनों ध्यान रखें, क्योंकि इजराइल अभी हाल ही में युद्ध चल रहा है, इजराइल और आपका हमास युद्ध हो रहा है, तो इसमें इजराइल के प्रधानमंत्री के बारे में जरूर ध्यान आप रखिएगा। और अगर मैं पूछ लूँ कि इसकी कैपिटल क्या होगी, तो जेरूसलम है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वाले पे थे NMDC अर्थात क्या? नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने किस देश में अपनी पहली सोने की खान प्रारंभ की है? तो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि NMDC की जो है स्थापना कब होता है, वो होता है 1958 में, जो कि इस्पात मंत्रालय के अधीन है। अगर मैं पूछूं कि NMDC जो द्वारा संचालित भारत की पहली यांत्रिकृत हीरे की खदान कहाँ स्थित है, तो पन्ना मध्य प्रदेश में। दोनों बात आप ध्यान रखिएगा। और इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर है, ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? एम्बेसडर, ठीक है, किसे बनाएगा? तो याद रखिएगा निकहत जरीन नाम याद रखिएगा। निकहत जरीन को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट वाले पे आते हैं NTPC REL की पहली नवीकरणीय योजना दया पार पवन परियोजना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दया पार पवन परियोजना कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो आंसर हो जाएगा कच्छ, गुजरात में हुआ है। अगर मैं बात करूँ NTPC का फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, वही बात करते हैं। REL का फुल फॉर्म होगा आपका रीन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, ठीक है। तो इसके तहत कौन सा जो है आपका परियोजना शुरू होता है? दया पार पवन परियोजना शुरू होता है कहाँ? कच्छ, गुजरात में। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका है क्या कि UNWTO, ठीक है, UNWTO के अगर मैं बात करूँ द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित हुआ है कौन सा? धोरेरा गांव, कहाँ का? गुजरात का है। वही बात करते हैं भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार है, ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। और भारत के जो नए CDS बने हैं वो हैं, उनका नाम है अनिल चौहान। तो अपॉइंटमेंट से ध्यान रखिएगा, सवाल आना ही आना है, एक सवाल तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो आपके भारत के जो है आपके वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त नाम याद रखिएगा, CDS नाम याद रखिएगा, ठीक है, मुख्य सूचना आयुक्त भी नाम याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल, नासा ने सुपरनोवा अवशेष सिग्नस लूप का अध्ययन करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया? तो आंसर हो जाएगा इन्फ्यूज मिशन, ठीक है। और ये जो नासा है कहाँ की कंपनी? USA की जो है आपका स्पेस कंपनी, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि लूपेक्स मिशन का संबंध किससे है? तो देखिए लूपेक्स की मैं बात करूँ तो इसका फुल फॉर्म है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, या जिसे चंद्रयान 4 के लिए ये जो मिशन शुरू किया गया है किसके तहत? तो इंडिया और जापान का ये संयुक्त आपका मिशन है, जिसमें कि आपका चंद्रयान 4 के लिए जो आपका जो साउथ पोल पर जो लैंडिंग हुई है उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी उस मिशन का नाम होगा लूपेक्स मिशन, ठीक है। बात करते हैं आदित्य 11 के बारे में बात करूँ किसके द्वारा लॉन्च किया गया? आदित्य 11 इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। कौन सा व्हीकल के द्वारा? तो PSLV C-57 से लॉन्च किया गया। कब? 2 सितंबर 2023 को। और L जो है 11 आपका है ये लंगराज पॉइंट, ठीक है, ये लंगराज पॉइंट है, याद रखिएगा, ये लंगराज पॉइंट है, अर्थात जो आपका सन है, ठीक है, सन और अगर मैं बात करूँ अर्थ, ठीक है, सन और अर्थ के जो बीच है जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जब आपस में दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स जो बराबर होगा, जहाँ पे बराबर होगा वही कहलाएगा आपका लंगराज पॉइंट, ठीक है। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट सवाल पे आ देखिए मत्स्य 6000 जो है ये है क्या? इसका संबंध है समुद्र यान से, इसका संबंध है मत्स्य 6000, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, चंद्रयान 3 जो लॉन्च किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आपकी कोई भी एग्जाम हो इससे एक सवाल तो जरूर आपको देखने को रिसेंट में बनने वाला है। जैसे कि चंद्रयान 3 लॉन्च कब हुआ? ये मतलब कौन से व्हीकल से लॉन्च हुआ? तो LVM-3 M4 से लॉन्च होता है। कब होता है? 14 जुलाई 2023 को लॉन्च होता है और 23 अगस्त 2023 को साउथ पोल पर ही लैंड किया। और इसी 23 अगस्त को क्या घोषित हो गया है? तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस इसको मनाए जाने की घोषणा भी कर दिया गया है। तो इससे 2-3 सवाल, पहला कि आपका कौन सा व्हीकल था? वो LVM-3 M4 से, ठीक है। दूसरा सवाल 14 जुलाई 2023 को लॉन्च होता है। तीसरा सवाल आपका 23 अगस्त 2023 को ये साउथ पोल पर लैंड करता है। और इससे जो चौथा सवाल बनेगा वो है आपका राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को घोषित होता है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, जल के लिए महिलाएं और महिलाओं के लिए जल अभियान कौन लॉन्च करेगा? तो आवास और शहरी मंत्रालय, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स इसको लॉन्च करेगा, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आता है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव ये कब शुरू होता है? 12 मार्च 2021 को शुरू होता है और 31 अक्टूबर 2023
को ये समाप्त होता है। तो दोनों तारीख आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क, यूएसए में। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 15B, ठीक है, प्रोजेक्ट कौन सा? तो प्रोजेक्ट 15B के तहत कौन सा अंतिम युद्ध पोत है लॉन्च हुआ? INS सूरत। तो अगर ये अंतिम पोत होगा तो पहला, दूसरा, तीसरा भी कुछ होगा। ठीक है, पहला बात की मंच गांव डॉक लिमिटेड मुंबई द्वारा ये निर्मित किया गया और सिर्फ 4 स्टिल्थ विध्वंसक जहाज जो दुश्मन के रडार को पकड़ में ना आने वाला होगा, ऐसा ये इसका डेवलपमेंट होगा, जिसमें कि पहला आपका हो गया आपका INS विशाखापत्तनम, सेकंड हो गया INS मोरमुगांव और तीसरा जो आपका हो गया INS इम्फाल और चौथा जो आपका ये हो गया INS सूरत। ये चारों नाम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं प्रोजेक्ट 75। प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बी जहाज का निर्माण होगा और इंडिया और फ्रांस के ये संयुक्त जो है आपका ये मिशन है। ठीक है, इंडिया और फ्रांस का संयुक्त मिशन है, जिसमें कि INS कलवरी, INS खांडेरी, INS करंज, INS बेला, INS वागीर और INS बक्सीर इसको बनाया गया है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि INS अरनाला ये है क्या एक्चुअली में? INS अरनाला जो है पनडुब्बी रोधी भारत का पहला जहाज है जो चेन्नई से लॉन्च होता है। वही बात करते हैं INS विक्रांत, ये क्या है? भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत जो कि कोच्चि से लॉन्च हुआ है। ठीक है, INS विंध्यगिरि, ठीक है, INS विंध्यगिरि ये क्या है? प्रोजेक्ट 17A के तहत आपके 6ठे नंबर का है INS विंध्यगिरि और 7वें नंबर का होगा वो होगा INS महेंद्रगिरि। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में FIDE ग्रैंड स्विस शतरंज प्रतियोगिता के महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो R वैशाली। अगर मैं बात करूँ R वैशाली, ये भारत की पहली महिला होंगी जो यहाँ पे ये खिताब को जीती हैं। और ये कौन है ये भी याद रखिएगा, R प्रज्ञानंद की बहन, वही जिन्होंने हाल ही में किसको हराया था? जो आपके कार्लसन को। ठीक है, मैगलन कार्लसन को, जिन्होंने जो विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 हुआ उसमें R प्रज्ञानंद उपविजेता बनते हैं, वही जो ठीक है मैगलन कार्लसन जो कि विजेता होते हैं, तो वही है प्रज्ञानंद जिनकी ये बहन है, जिन्होंने अभी हाल ही में FIDE ग्रैंड स्विस शतरंज प्रतियोगिता का महिला वर्ग का खिताब जीता है। जी उसी में अगर मैं बात करूँ पुरुष कौन जीता है, तो पुरुष जीता विदेश गुजराती ने जीता है और आयोजन होता है इसका इंग्लैंड में। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ होता है? इंग्लैंड में। वही बात करते हैं विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 के विजेता कौन है? मैगलन कार्लसन, अभी मैंने जैसा कि जिक्र किया भी था, और किसको हराकर? R प्रज्ञानंद को हराकर। विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को मनाया जाता है। वही बात करते हैं कि 83वां जो आपका ग्रैंड मास्टर कौन बने? ग्रैंड मास्टर बने हैं आदित्य सावंत, क्योंकि महाराष्ट्र के हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि देखिए टोक्यो ओलंपिक से इसलिए सवाल बनेगा क्योंकि ये 4 साल पे होता है, अगला जो होगा आपका 2024 में होगा, पेरिस फ्रांस में होगा। लेकिन जब तक 2024 से पहले जो भी एग्जाम होगा उसमें सवाल आपको देखने को बनेगा कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की कौन सी रैंक थी? 48 था। वही टोक्यो पैरालंपिक में भारत की कौन सी स्थान थी? 24वां था। सेमीकॉन इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ होता है? गांधीनगर, गुजरात में होता है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाली खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो एंजेला मैथ्यूज। ठीक है, 146 वर्ष में ये पहली बार ये होता है। श्रीलंका के खिलाड़ी एक्चुअली में होता क्या है, अभी यहाँ ICC वर्ल्ड कप जो चल रहा है, ठीक है, क्या चल रहा है? ICC वर्ल्ड कप अभी चल रहा है। ठीक है, जिसमें कि आपका क्या होता है यहाँ पे श्रीलंका वर्सेस जो है आपका बांग्लादेश, श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश के साथ ये मैच होता है, जहाँ पे 2 मिनट का अंतर्राष्ट्रीय मैच में आपको जो है एक खिलाड़ी को आउट होने के बाद 2 मिनट के अंदर में आपको क्रीज पे आना होगा, बॉल के साथ जो बॉलर उनके साथ फेस करना होगा। लेकिन वो खिलाड़ी जब क्रीज पर आते हैं तो उनका हेलमेट क्या होता है वो टूट जाता है, और दूसरा हेलमेट के लिए जब तक वो बुलाते हैं तब तक इनका 2 मिनट जो है टाइम आउट हो जाता है। और बांग्लादेश के जो हैं आपके जो कैप्टन हैं उन्होंने कहा कि 2 मिनट पार हो गया एम्पायर को, और इसके वजह से अंपायर को मजबूरन क्या हुआ, उनको टाइम आउट के थ्रू आउट करार दे दिया गया। ठीक है, 0 बॉल 0 रन पर ये आउट होते और ये ऐसे होने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं, इसलिए ये चर्चा में है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 के विजेता कौन है? भारत है, और किसको हराकर? लेबनान को हराकर। और फुटबॉल का ये कप है, ये जो है जो खेल है वो फुटबॉल से संबंधित है। वही बात करते हैं लेबनान की राजधानी क्या है? बेरूत। एशिया कप 2022 जो कि क्रिकेट से संबंधित खेल है का विजेता कौन बना? भारत बना है श्रीलंका को हराकर। वही बात करते हैं हाल ही में भारतीय नौसेना की सबसे बड़ी नौकायान चैंपियनशिप 2023 रेगाटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नौकायान चैंपियनशिप 2023 किसका? तो भारतीय नौसेना का
क्या तो रेगाटा कहाँ प्रारंभ हुआ? मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि पहला C295 MW परिवहन विमान भारत ने कहाँ से लिया है? तो स्पेन से लिया है। तो पहला जो है फर्स्ट वाला तो यहाँ से लिया है। ठीक है, फर्स्ट वाला यहाँ से लिया, स्पेन से लिया है, भारत ने लिया। बाकी जो बनेगा इसका उसका निर्माण होगा गुजरात बड़ोदरा में इसका निर्माण होगा। कौन सी कंपनी करेगी? एरोबेस कंपनी टाटा के बीच में समझौता होता है और ये इसकी निर्माण करने वाली है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि चर्चा में रहा प्रचंड का संबंध किससे? तो प्रचंड क्या है भाई? एक हल्का लड़ाकू विमान है जो कौन? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया और इसका लॉन्च किया गया है कहाँ से? तो अरुणाचल प्रदेश में इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि डॉर्नियर 228 क्या है? तो भारत ने श्रीलंका को ये जो है आपका विमान दिया है, डॉर्नियर 228 दिया है। किसको? भारत ने श्रीलंका को दिया है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं CBSE का नया प्रशासनिक कार्यालय कहाँ स्थापित होगा? UAE होगा, ध्यान रखिएगा। और भारत के कितने बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को में शामिल है? तो ये भी ध्यान रखिए, 18 बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को में भारत के शामिल हैं। और विश्व बायोस्फीयर दिवस मनाया कब जाता है? 3 नवंबर को। और इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है कि 2022 से शुरू हुआ है। ठीक है, तो इसका सेकंड संस्करण है, वेरी इंपॉर्टेंट है। 2023 में इसका क्या है? सेकंड संस्करण है, 2022 से शुरू होता है। नंबर 1 पे आते हैं, रज़्मनामा। ठीक है, रज़्मनामा किसकी फारसी अनुवाद है? ठीक, रज़्मनामा किसकी फारसी अनुवाद है? तो ये महाभारत की फारसी अनुवाद है और अकबर के दरबार में इसको अनुवाद किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि अकबरनामा या आईने अकबरी किसने लिखा था? ये लिखा था अबुल फजल ने लिखा था। फिर आगे बढ़ते सवाल पे कि तुजुक ए बाबरी। ठीक है, तुजुक ए बाबरी ये क्या है? तो बाबर की ये आत्मकथा थी जिसे बाबर ने तुर्की भाषा में, भाषा कौन सी? तुर्की भाषा में लिखा था। ये भी सवाल आपके एग्जाम में आता है। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने कराया था, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था इसको। बात करते हैं पंचमहल। पंचमहल का भी निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। फतेहपुर सिकरी में शीश महल का निर्माण भी अकबर ने कराया था। हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? दिल्ली में। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये होगा कि सवाल आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है कि हुमायूं का मकबरा है कहाँ? तो दिल्ली में इंपॉर्टेंट है और बनाया था किसने? अकबर ने बनवाया था। बात करते हैं जजिया कर, ये भी अच्छा सवाल है जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। किसने समाप्त किया? अकबर ने समाप्त किया 1564 में। और जजिया कर को पुनः लागू किसने किया? तो औरंगजेब ने लागू किया। नेक्स्ट सवाल पे आते, देखिए ये जो युद्ध है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो मैं युद्ध बताने वाला हूँ, यहाँ से 1 या 2 मार्क्स के सवाल आपके एग्जाम में पक्का छपने वाला है। पहला सवाल, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तारीख के साथ याद रखिए, 21 अप्रैल 1526 को होता है। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। इसी युद्ध में बाबर ने कौन सा तुगलमा पद्धति का उपयोग किया था? ठीक, जिसमें कि बाबर जीतता है और इब्राहिम लोदी हार जाता है। तुगलमा जो युद्ध होता है, क्या होता है कि जो युद्ध होता है जिसमें कि लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट साइड से, राइट साइड से और मिडिल से, ठीक है, इस तरह से अपनी सेना को क्या सेट किया जाता है लड़ने के लिए। ठीक, बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 पे कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था आपका 5 नवंबर 1556 को हुआ था। ठीक है, 1526, 1556 याद रखिएगा। पानीपत का पहला युद्ध। दूसरा युद्ध ये हुआ था आपका हेमू तथा अकबर के बीच में हुआ था। यहाँ पे हेमू हार जाता है और अकबर जीत जाता है। ठीक है, पानीपत का तीसरा युद्ध होता है 1761 में, अहमद शाह अब्दाली तथा मराठा के बीच में होता है। यहाँ पे अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है और मराठा हार जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं, खानवा के युद्ध। खानवा के युद्ध कब होता है? 17 मार्च 1527 को होता है। राणा सांगा और बाबर के बीच में होता है। यहाँ राणा सांगा हार जाता है और बाबर यहाँ पे जीत जाता है। फिर बात करते हैं 27 के बाद आते हैं चंदेरी का युद्ध, 1528 में होता है। बाबर और मेदिनी राय के बीच में होता है। बाबर यहाँ पे जीतता है, मेदिनी राय यहाँ हार जाता है। फिर बात करते हैं घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध होता है 1529 में, बाबर और अफगान के बीच में। यहाँ पे बाबर जीतता है और अफगानी हार जाते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध होता है 1576 में, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। यहाँ पे अकबर जीतता है और महाराणा प्रताप हार जाते हैं। दीन ए इलाही की स्थापना किसने किया था? अकबर ने किया था। अब्दुल समद महान चित्रकार किसके दरबार में था? अकबर के दरबार में था। चित्रकला का स्वर्ण युग किसके समय को कहा जाता है? जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। संगीतकार तानसेन किसके दरबार में था? अकबर के दरबार में था। दहशाल व्यवस्था को लागू करने वाले दीवान कौन थे? टोडरमल। और टोडरमल किसके दरबारी थे? तो अकबर के दरबारी थे। प्रसिद्ध सूफी संत
सलीम चिश्ती किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। अब देखिए यहाँ से 3 सवाल ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। VVI याद रखिएगा, कर लीजिएगा इसको। जैसे रैयतवारी व्यवस्था किसके द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा दक्षिण भारत अर्थात मद्रास में लागू हुआ था? कर्नल रीड तथा मुर्रो के द्वारा। एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। रैयतवारी व्यवस्था की मैं बात करूँ तो याद रखिएगा, ये जो क्षेत्र है ना, यहाँ पे मद्रास वाले क्षेत्र, दक्षिण पश्चिम जो भारत है, यहाँ पे लागू होता है। और किसके द्वारा? कर्नल रीड तथा मुर्रो के द्वारा। अस्थायी जो बंदोबस्त व्यवस्था किसके द्वारा लागू होता है? तो आपका कॉर्नवालिस के द्वारा। और कहाँ पे? बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे, ठीक। तो अस्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस। महलवारी बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू किया था? हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। उत्तर भारत, ठीक है, उत्तर एवं उत्तर पश्चिम भारत में हुआ था, ठीक। तो हॉल्ट मैकेंजी याद रखिएगा, कॉर्नवालिस और यहाँ पे कर्नल रीड एवं मुर्रो, ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब आते हैं बंगाल का गवर्नर। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन हुआ? रॉबर्ट क्लाइव हुआ था। और 1757 प्लासी के युद्ध के समय यही था वो बंदा, ठीक है। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? वारन हेस्टिंग बना। सवाल आपसे पूछ लीजिएगा, भारत का पहला गवर्नर, या तो बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया। अब बंगाल का गवर्नर भारत का गवर्नर जनरल होगा तो पहला कौन हुआ? विलियम बेंटिक हुआ। भारत का पहला वायसराय कौन हुआ? कैनिंग। इसी के समय 1857 की क्रांति होती है। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन हुआ? माउंटबेटन हुआ। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन हुआ? सी राजगोपालाचारी हुए। स्वदेशी आंदोलन के समय वायसराय कौन था? कर्जन था। कब का ये घटना है? 1905 का। असहयोग आंदोलन के समय वायसराय कौन था? चेम्सफोर्ड था। और असहयोग आंदोलन हुआ था कब? 1920 में। संविलियन अवज्ञा आंदोलन के समय वायसराय कौन था? इरविन था। और ये हुआ कब था आंदोलन? 1930 में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? लिलिंथगो था। और ये हुआ था कब? 1942 में। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेटकॉफ को। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू कब हुआ? लिट्टन के द्वारा लागू हुआ 1878 में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किसने किया? रिपन ने किया 1882 में। सती प्रथा को समाप्त करने वाला पहला वायसराय कौन था? विलियम बेंटिक। और 1829 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से यह समाप्त किया। दास प्रथा का उन्मूलन कब हुआ? 1843 में एलन बरो के द्वारा। व्यापकत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या हड़प नीति किसने शुरू किया? डलहौजी ने शुरू किया था। और व्यापकत सिद्धांत या हड़प नीति द्वारा सबसे पहली रियासत को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया, सतारा को। और हड़प नीति के द्वारा अवध को कुशासन का आरोप लगाकर इसे अपने साम्राज्य में मिलाया गया था, अवध को। और इस समय अवध के नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह। और याद रखिएगा, इसी हड़प नीति के तहत झांसी को गोद निषेध प्रथा के द्वारा अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था, झांसी को। सहायक संधि की शुरुआत किसने की थी? डुप्ले ने, फ्रांसीसी गवर्नर था। और भारत में सहायक संधि का प्रयोग सबसे ज़्यादा किसने किया? बेलेस्ली ने किया। पहली रियासत जो थी इस संधि के द्वारा हैदराबाद 1798 में, जिसने सहायक संधि को स्वीकारा था। इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था, ये भी ध्यान रखना आपको। संवाद कौमुदी और मिरायतुल अखबार के संपादक कौन थे? राजाराम मोहन राय। ब्रह्म समाज के संस्थापक भी कौन थे? राजाराम मोहन राय। राजाराम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया? राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था, ठीक है। राजा राम मोहन राय का निधन कहाँ हुआ? तो ब्रिस्टल, इंग्लैंड में हुआ था। अमृत बाजार पत्रिका किसकी है? शिशिर कुमार घोष की। कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया पत्रिका किसकी? एनिविसन की है। भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन था? बंगाल गजट। संस्थापक इसका कौन था? जेम्स ऑस्टम हिक्की। 1780 में इसकी स्थापना किया था। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखा? दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। रस्त गुफ्तार पत्रिका किसकी? ये भी दादा भाई नौरोजी की है और पारसी में लिखी गई ये पत्रिका थी। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा था। इंडिया विंस फ्रीडम तथा अल हिलाल पुस्तक किसने लिखा था? अबुल कलाम आजाद ने। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी लिखी पुस्तक है? जवाहरलाल नेहरू की। नील दर्पण पुस्तक किसने लिखा? दीन बंधु ने लिखा। सत्यार्थ प्रकाश किसकी लिखी पुस्तक है? दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक थी। इंडियन स्ट्रगल किसकी लिखी पुस्तक है? सुभाष चंद्र बोस की। बंदी जीवन किसकी लिखी पुस्तक है? सचिंद्र नाथ सान्याल की लिखी पुस्तक है। और इस पुस्तक को, बंदी जीवन पुस्तक को क्या कहा जाता है? क्रांतिकारियों का बाइबल कहा जाता है। आनंद मठ किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। और इसी में वंदे मातरम गीत यहीं से लिया गया है, ये भी याद रखिएगा।
हिंद स्वराज, हरिजन, यंग इंडिया, नवजीवन, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसकी पुस्तक है? गांधी जी की। लाइफ डिवाइन किसकी पुस्तक है? अरविंद घोष की। गुलामगिरी किसकी पुस्तक है? महात्मा ज्योतिबा फूले की। बुद्ध चरित किसकी कृति है या रचना है? अशोक घोष की। गीता रहस्य किसकी लिखी रचना है? बाल गंगाधर तिलक की। कादम्बरी बाण भट्ट की। रजत रंगिनी कल्हण की। रत्नावली हर्षवर्धन की। पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। महाभाष्य पतंजलि की लिखी गई पुस्तक है। मृच्छकटिकम शूद्रक की लिखी हुई है। गीत गोविंद जयदेव के द्वारा लिखा गया है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा जो कि संस्कृत में लिखी गई ये पुस्तक थी। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का, ठीक है, भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है? कनिंघम को। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्था की स्थापना किसने किया था? कनिंघम ने 1861 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। एरन अभिलेख का संबंध किससे? भानुगुप्त से। सती प्रथा का पहला साक्ष्य इसी अभिलेख में मिलता है। एपिग्राफी अर्थात अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है ये। जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख का संबंध किस स्मारक से? रुद्रा किस शासक थे? रुद्रा दामा शासक से है। प्रयाग स्तंभ लेख का संबंध किस शासक से? समुद्रगुप्त से है। एहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है। ठीक। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख का संबंध किससे है? स्कंद गुप्त से है। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? हरिसेन। ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने कराया था? कुमार गुप्त ने कराया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराया था? धर्मपाल ने कराया था। पाल वंश के ये शासक थे। और उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराया था? गोपाल ने कराया था। ये भी पाल वंश के शासक रहे थे। भारत में मंदिर निर्माण की शैली कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। कौन कौन? नागर शैली, द्रविड़ शैली और वेसर शैली। ठीक है। नागर शैली जो कि आपके उत्तर भारत में, द्रविड़ शैली जो दक्षिण भारत में, वेसर शैली जो मध्य भारत में। नागर शैली में बनी मंदिर का उदाहरण है तिलवारा का जैन मंदिर, माउंट आबू सिरोही राजस्थान में स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो कि उड़ीसा में स्थित है। 10 रुपये के नोट पर किसका चित्र अंकित है? कोणार्क का सूर्य मंदिर। 10 रुपये का 20 रुपये का नोट पर किसका चित्र अंकित है? एलोरा का गुफा महाराष्ट्र में है। द्रविड़ शैली में बनी मंदिर का उदाहरण है मीनाक्षी मंदिर, मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। बेसर शैली या जो कि नागर और द्रविड़ शैली के बीच में है, बनी मंदिर का उदाहरण है होयसल मंदिर। कर्नाटक में किस शैली में बना मंदिर है? बेसर शैली में। ठीक है, बेसर शैली में बना मंदिर का उदाहरण होयसल मंदिर। पंचायतन शैली में बनी मंदिर का उदाहरण ध्यान रखें कंदारिया महादेव मंदिर। कहाँ पे? मध्य प्रदेश। दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश। खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश। तो खजुराहो का मंदिर ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पंचायत शैली में बना हुआ है। पहिए का आविष्कार की मैं बात करता हूँ यहाँ पे। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में हुआ था। और आग का आविष्कार और कृषि का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा का। और लाइफ डिवाइन किसकी